हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। और आज से हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। तो आइए इसमें हम पहला एक्सरसाइज करेंगे 3.1। इसमें हम बात करेंगे इस लेक्चर में 3.1 के इंट्रोडक्शन एंड सॉल्यूशंस की। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि क्या होता है टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन और क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके बाद हम 3.1 के सॉल्यूशन देखेंगे। यदि आपने इंट्रोडक्शन अच्छे से देख लिया है तो सॉल्यूशन आपको इजीली समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमें समझना है कि दो वेरिएबल लीनियर इक्वेशन वाले क्या होते हैं। सबसे पहले चर और अचर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। चर क्या होता है? वे राशियाँ जो अक्षरों से प्रदर्शित की जाती हैं, जैसे x, y, z, p, q, r, s। इसी तरह से जो अल्फ़ाबेट से दर्शाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। ठीक है। और इसमें कभी कभी जो अक्षर अल्फ़ाबेट a, b, c हैं ये भी होते हैं चर, परंतु कभी कभी इक्वेशन में जब यूज किया जाता है तो वहाँ पर ये बताया जाता है कि ए बी सी यहाँ पर कांस्टेंट लिया गया है। जब ये चीज़ बता दिया जाए कि ए बी सी कांस्टेंट है तो हम उसे चर नहीं बल्कि अचर मानकर चलेंगे। ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है? अचर। अचर क्या चीज़ होती है? अचर राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनका मान कभी भी बदलता नहीं है, कांस्टेंट होता है। जैसे 1, 2, 3, 4, ऐसे ही कोई भी नंबर इनफाइनाइट तक हम कोई भी ले सकते हैं, तो क्या कहलाएगा? अचर कहलाएगा। ठीक है। अब इसमें एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि अगर हम यहाँ पर 2x लिख दें या फिर 3y लिख दें या फिर 4z लिख दें तो इसे हम क्या कहेंगे? इसमें तो चर और अचर दोनों ही शामिल है ना, तो क्या हम इसे चर अचर कह देंगे? नहीं, बिल्कुल इसे हम चर ही कहेंगे, क्योंकि इसमें भले ही अंक लगा हुआ है लेकिन इसमें x y हैं, तो इसे भी हम क्या बोलेंगे? चर ही बोलेंगे। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो अब देखिए दो चर वाले समीकरण क्या होंगे। जैसे हमारे पास, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हम देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। सबसे पहले तो ये समझना है, चर तो समझ गए। जैसे कि हमारे पास एक इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c। अगर इस तरह से हमने कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है, ठीक है, बीजगणितीय का कोई स्वरूप लिखा, तो ये दो वेरिएबल लीनियर क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल कहलाएगा। कैसे? यहाँ पर देखिए x की अगर एक घात है तो ये रैखिक माना जाता है। अगर किसी भी वेरिएबल की घात क्या हो? एक हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? रैखिक कहेंगे। ठीक है। यहाँ पर एक है और साथ में इसमें दो तरह के चर आए हैं, x भी आया है और y भी आया है। तो इसमें क्या होगा? x और y दो चर हैं तो दो चर वाला हो गया, और इसमें घात एक है इसलिए इसे रैखिक बोलेंगे। इसमें a b c को हमने कांस्टेंट लिया है। जब तक कभी भी किसी भी एक्सप्रेशन के बराबर करके कुछ ना लिखा जाए तब तक ये क्या है? एक बहुपद है। और बराबर करके कुछ भी लिख दिया जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? इक्वेशन, यानी समीकरण। तो ये दो चर वाला है और रैखिक समीकरण है। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? x की एक घात है इसलिए रैखिक है, और साथ में दो तरह के चर आए हैं तो दो चर वाला रैखिक है। बराबर है तो समीकरण बन गया, रैखिक समीकरण है। ठीक है। तो इसे हम कहेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण। देखिए, बराबर लिखकर कुछ भी लिख दिया जाए, ज़रूरी नहीं कि जीरो ही हो, कोई भी नंबर लिख दिया जाएगा तो इसे हम क्या मानेंगे? समीकरण मानेंगे। और इसमें दो चर यूज हुए हैं तो दो चर वाला हो गया, और साथ में इसकी एक घात है इसलिए क्या हो जाएगा? दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब देखिए, नाम है इसमें रैखिक शब्द आया है, तो ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बीजगणितीय रूप है, ये एक रेखा को प्रदर्शित करेगा। जैसे किसी भी रेखा को ऐसे खींच देंगे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जैसे आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये कार्तीय तल आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये x, इधर x डैश होता है, इधर y डैश मान सकते हैं। इधर पॉजिटिव नंबर लिए जाते हैं, इधर निगेटिव, और इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव y पर।
ये चीज़ें हम क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। अगर इसमें हम कोई इक्वेशन मतलब ये लाइन खींच दें तो उसे हम चाहे तो रेखा के द्वारा भी दिखा सकते हैं, ऐसे लाइन के द्वारा, और या फिर इसी रेखा को हम बीजगणितीय रूप में भी बना सकते हैं। क्लियर। अब देखो, मान लीजिए हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन हैं। क्या हैं? दो लीनियर इक्वेशन। हम युग में पढ़ेंगे तो दो तरह के लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे। जैसे ये अगला होगा ax by प्लस सी इज इक्वल 0। अब यहाँ पर दो तरह के लीनियर इक्वेशन है, तो यह भी एक क्या करेगा, एक रेखा को प्रदर्शित करेगा। अब पहचान के लिए हम यहाँ पर a1 b1 c1 लगा लें और ये a2 b2 और c2 लगा लें। ये चीज़ें हम बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास दो रैखिक समीकरण आएंगे और ये दोनों रैखिक समीकरण दो रेखाओं को प्रदर्शित करेंगी। ठीक है। अब ये दो लाइनें एक साथ कितने तरीके के गुण प्रदर्शित करती हैं, इसे देखना है। देखिए, कोई भी दो लीनियर इक्वेशन या दो लाइनें या तो एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, अर्थात एक दूसरे को क्या करेंगी, काटेंगी, या तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होंगी, है ना, इस तरह से समांतर होंगी, और या तो एक ही पर क्या होगा, ओवरलैप होगा। मतलब एक ही रेखा पर दूसरी रेखा भी क्या हो सकती है, ओवरलैप हो सकती है, रखी हुई हो सकती है। तो इसमें अगर दो रेखाएं एक दूसरे को काटें तो ये कहा जाता है कि प्रतिच्छेद कर रही हैं। क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक है, प्रतिच्छेद करती हैं। और अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, इस तरह से समान दूरी पर हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, समांतर हैं। ठीक है। और अगर एक ही दूसरे पर ओवरलैप हो, एक रेखा पर दूसरी रेखा हो, यानी एक ही रेखा को मतलब एक ही एक्सप्रेशन से दोनों रेखाएं प्रदर्शित की जाएं, तो इसे हम कहते हैं समपाती हैं। क्या हैं? समपाती हैं। तो ये तो हम लाइन देखकर समझ जाएंगे कि मतलब रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, या फिर एक दूसरे के समांतर हैं, या फिर एक ही रेखा पर दूसरी रेखा भी क्या है, ओवरलैप है। ऐसा हम समझ सकते हैं। लेकिन क्या हम, अगर ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, कोई बीजगणितीय रूप में लिखा रहेगा, तब हम कैसे समझेंगे कि ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद। इसमें देखिए, यदि x के गुणांक का अनुपात और y के गुणांक का अनुपात और c के गुणांकों का अनुपात, c के यानी कांस्टेंट वैल्यू का अनुपात लें, तो कैसे बनेगा? ये बन सकता है a1/a2, अनुपात मतलब बटे, और ऐसे ही y का जो गुणांक है b1 b2 है, तो b1 क्या हो जाएगा, b2, और ऐसे ही अचर पद का क्या हो सकता है, c1/c2। यदि इन तीनों अचर राशियों का जो अनुपात है वो आपस में मान लीजिए बराबर नहीं है, तब ये क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। मतलब एक्सप्रेशन को देखकर हम अगर अनुपात लें a1/a2 b1/b2 c1/c2, यदि एक दूसरे को प्रतिच्छेद मतलब इस तरह से हैं, मतलब बराबर नहीं है, तो प्रतिच्छेद करती हैं। यानी इन दोनों इक्वेशन से जो लीनियर बनाया जाएगा वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। हम एक्सप्रेशन को देखकर जान सकते हैं, इनके गुणांकों का अनुपात लेकर। और हमने गुणांकों का अनुपात लिया a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और ये बराबर नहीं है अगर c1/c2 के, तब हम क्या समझेंगे कि ये समांतर हैं। ठीक है। इसी तरह से क्या समझेंगे, अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और ये बराबर है c1/c2 के। ठीक है। अगर तीनों अनुपात बराबर हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि दोनों ही रैखिक जो समीकरण हैं एक दूसरे के क्या हैं, समपाती हैं, ओवरलैप हैं। क्लियर। बाद में हम आगे पढ़ेंगे कि इन्हीं लीनियर इक्वेशन को इसमें कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा कार्तीय तल में। क्लियर। अब इसे एक दो एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं ताकि ये अच्छे से क्लियर हो जाए कि कैसे ये होंगे। देखो, इसे याद रखने का एक ट्रिक है। आप दैनिक जीवन में देखते हैं, यदि दो लोगों में कोई भी बात पटे ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दो लीनियर हैं, तो ऐसे समझ लो कि दो व्यक्ति हैं, जैसे एक लड़का एक लड़की समझ लें। तो अगर उन दोनों में कोई भी बात कॉमन नहीं है, मतलब ये एक भी चीज़ बराबर नहीं हो रहा है, कॉमन नहीं है मतलब बराबर नहीं है, तो हम ये समझेंगे कि वो एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, ऐसा समझ के। तो मतलब झगड़ेंगे तो एक दूसरे को काट सकते हैं, ऐसे एक्सप्रेशन देंगे। और अगर मान लें कि a1/a2 b1/b2
ये इक्वल है, मतलब कुछ बातें उनमें कॉमन है, मतलब बात कुछ समझ में आती है दोनों की, लेकिन एक जगह पर बराबर नहीं है, तो मतलब वो लोग एक साथ तो हैं पर वो एक दूसरे से कोई भी मेल नहीं कर रहे हैं। ऐसा हम समांतर में, जैसे एक दूसरे के साथ तो चल रहे होंगे लेकिन काटेंगे नहीं, मतलब उनके कोई मेल मिलाप नहीं है। अगर सब कुछ बराबर है, एक पति पत्नी के बीच में अगर सारी बातें क्लियर हैं, ये सब चीज़ बराबर है, अर्थात सबकी बात, एक दूसरे की बातें समझ सकते हैं, तो क्या होगा, उनका साथ बना रहेगा, वो एक दूसरे के साथ ही रहेंगे हर तरीके से। तो ऐसा समझ सकते हैं कि वो संपाती हैं, एक दूसरे पर ओवरलैप है। एक छोटी सी कहानी के थ्रू आप इसे इजीली याद रख सकते हैं। आइए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी तक तो हमने इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बताया है ये, कि इस रूप के क्या होते हैं, हमारे लीनियर इक्वेशन होते हैं जिसमें x और y की पावर 1 होती है और उसमें कुछ भी गुणांक रहेगा और लास्ट में एक क्या होगा, अचर पद रहेगा। ऐसा ही हम एक एक्सप्रेशन ले रहे हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ 2x आ जाए प्लस 3y आ जाए और माइनस मान लेते हैं 5 आ जाए। देखिए इसमें सब जगह प्लस लिखा है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि सब जगह प्लस ही रहेगा, प्लस माइनस से हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बस हमें x और y की पावर 1 होनी चाहिए और एक कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए, तो ये एक लीनियर इक्वेशन बनाएगा। ये हमारा लीनियर इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। और इसी तरह से हम एक और एग्जांपल ले लें, x माइनस 2y और यहाँ पर हम ले सकते हैं +4 इज इक्वल 0, और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो जाए। इसी तरीके से है। अब क्या करेंगे, अगर यह फर्स्ट इक्वेशन जो है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम यहाँ ये समझेंगे कि जो x का गुणांक यहाँ a1 है, ऐसे ही x का गुणांक 2 भी है। तो अगर इसकी तुलना इससे करें तो हम कह सकते हैं कि इसमें हमारे पास a1 बराबर 2 के है फर्स्ट वाले के लिए, और ऐसे b1 बराबर 3 के लिए है, और ये c1 बराबर हमारे लिए -5 के लिए है। क्लियर। देखिए प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस है तो यहाँ पर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, ऐसे ही a2 यानी सेकंड इक्वेशन के लिए a2 कहाँ है, x का गुणांक होता है जैसे यहाँ पर है, वैसे यहाँ पर 1 हो जाएगा, कोई अंक लिखा नहीं गया है। तो ऐसे b2 बराबर भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर -2 हो जाएगा, और ऐसे c2 बराबर हो जाएगा 4, यहाँ पॉजिटिव है। अब क्या करें, इन सब का हम क्या करें, तुलना करें, यानी अनुपात ले रहे हैं, इधर भाग दे दें, ये आ जाएगा a1/a2 बराबर क्या आ जाएगा 2/1, यहाँ गुणा कर दें। ऐसे ही क्या हो जाएगा, b1/b2 ले तो क्या हो जाएगा 3/-2 हो जाएगा। और ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, c1/c2 भी ले सकते हैं, c1/c2 ले लें तो ये क्या आ जाएगा -5/4 हो जाएगा। तब इसमें क्या दिख रहा है आपको, क्या a1/a2 बराबर यहाँ 2/1 है और b1/b2 बराबर 3/-2 है, और इस तरह से है, तो कोई भी चीज़ बराबर नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 और डज नॉट इक्वल टू क्या है c1/c2। इससे बात समझ में आती है कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी दो वेरिएबल लीनियर इक्वेशन से जो भी लाइन बनेगी, जैसे कि यहाँ पर लाइन के द्वारा अगर प्रदर्शित किया जाएगा तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई चीज़ बराबर नहीं है ना, मतलब ये चीज़ एक्सप्रेशन देगा। तो हम ये दोनों जो लीनियर इक्वेशन है एक दूसरे को क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखकर, और ये हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो प्रतिच्छेद कर रही हैं या समांतर है। देखिए अगर इस तरह से आ जाता, मतलब ये दोनों बराबर होते, ये नहीं बराबर होता, तो हम कहते समांतर हैं, और अगर सब बराबर होता अनुपात तो ये हम बता देते कि वो समपाती हैं। क्लियर। उम्मीद है बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो समझ में आ गया, आप चाहें स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें हम इसे आगे मिटा देते हैं। ठीक है। अब देखो इधर हम चेक कर चुके होंगे, अब इसी चीज़ को समझिए थोड़ा सा। एक चीज़ और है कि अगर ये प्रतिच्छेद कर रही होंगी, अर्थात ऐसे, अभी इसको लिख लेते हैं एक बार, b2 इज इक्वल c1/c2। अगर इस तरह से है, अगर प्रतिच्छेद कर रही हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, इसमें दो ऐसे नंबर होंगे, जैसे ये दोनों काट रही हैं एक बिंदु पर,
तो इस एक्सप्रेशन मतलब इस लीनियर इक्वेशन और इस लीनियर इक्वेशन का जो एक्सप्रेशन होगा उसमें इस वाले लाइन का भी x और इस वाले भी लाइन का x के लिए बिंदु यही होगा और अगला y भी इसी बिंदु पर होगा, तो एक वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका एक अद्वितीय हल होगा। इसे क्या बोलेंगे? एक अद्वितीय हल है, एक अद्वितीय हल है। अगर ऐसा प्रतिच्छेद करेगा तो हम उससे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें x और y की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर है, अगर इस तरह से एक्सप्रेशन आ रहा है तो क्या होगा? यहाँ पर कहीं काट ही नहीं रहे हैं, तो कोई भी ऐसा x और y का कोई कॉमन वैल्यू ऐसा नहीं होगा जिसमें x और y दोनों के लिए हों, क्योंकि काट ही नहीं रही है, कहीं नहीं मिल रहा है। तो हम क्या बोलेंगे? इसे कोई हल नहीं है। क्या है? कोई हल नहीं है। अगर ऐसा आएगा तो ये भी समझेंगे कोई हल नहीं है। अब इसके बाद अगर इसकी बात करें, यहाँ पर तो सभी एक दूसरे पर काट ही रही हैं, तो ढेर सारे बिंदु आ जाएंगे ना, तो हम कोई एक वैल्यू नहीं आएगी, इसमें ढेर सारी वैल्यू होंगी जो दोनों के लिए क्या होंगी? कॉमन होंगी। तो यहाँ पर हम बोलेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। क्या बोलेंगे? अपरिमित। अपरिमित क्या होता है? जिसकी गिनती ना हो सके, मापा ना जा सके। अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ऐसा लिख लेंगे, अनेक हल होंगे। ठीक है, अनेक हल होंगे। तो इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं। ठीक है, और इन्हीं सब चीज़ों को हम बिंदु को ज्ञात करके कोई भी नंबर्स लेकर आगे इसमें हम सॉल्व करेंगे कि कैसे हम इस एक्सप्रेशन को, ये तो समझ जाएंगे कि प्रतिच्छेद कर रही हैं, कि समांतर हैं, कि यहाँ पर समपाती हैं, लेकिन उसे खींच कर कैसे चेक करेंगे कि वो समांतर हैं या नहीं हैं, इसे हमें दिखाना होगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए इसे मिटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये बात तो समझ में आ गया है कि ये जो हमने एक्सप्रेशन बनाया है, ये जो इक्वेशन लिए हैं हम, वो एक दूसरे को क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेद ही कर रही हैं, क्योंकि हमने चेक कर लिया है अभी। ठीक है, तो अब इसे मिटा दे रहे हैं। अब प्रतिच्छेद कर रही हैं तो कैसे प्रतिच्छेद कर रही हैं, कहाँ प्रतिच्छेद करेंगी, इसे हम जानेंगे। इसके लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले इस फर्स्ट वाले इक्वेशन से लेंगे, है ना। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। 1 से यहाँ पर क्या करेंगे, एक ऐसा ग्राफ बनाने के लिए हम यहाँ पर एक चार्ट बनाएंगे और इसमें ऐसा लिखेंगे कि इसमें x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी। देखिए, एक की वैल्यू लेंगे तो दूसरे का एक्सप्रेशन उसी पर डिपेंड करेगा। कैसे? यहाँ पर देखो, अगर हम x की कोई वैल्यू ले रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये चेक करना रहेगा। तो इसको निकालने के लिए x की वैल्यू अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो ये उधर भेज दिया जाएगा, ये भी उधर भेज दिया जाएगा। ये 5 उधर जाए तो +5 हो गया, और 2x उधर जाए तो -2x हो जाएगा, और साथ में y का मान निकाल रहे हैं तो 3 उधर चला जाएगा, तो बटे 3 कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम x की वैल्यू अपने मन से लेंगे और यहाँ चेक करेंगे कि अगर x की वैल्यू कोई भी रहे तो y की वैल्यू क्या होगी उस इक्वेशन के लिए। क्योंकि एक लाइन पर ढेर सारे बिंदु, ऐसे एक लाइन खींचें तो इसमें ढेर सारे बिंदु हम ले सकते हैं ना, और सभी बिंदुओं में क्या होगा, x y होगा। जैसा हम 9th में पढ़ते हैं x y भुजकोटि x y, तो अगर x होगा तो y कितना होगा, ढेर सारे बिंदु बनेंगे ना। तो हमें ढेर सारे नहीं लेने हैं, 2-3 ले लेने हैं चेक करने के लिए। अगर हमने x की वैल्यू यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर x की वैल्यू 1 ले ली, x की वैल्यू अगर 1 ले ली तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x की जगह पे 1 रखोगे तो 2 1 के 2 हो जाएगा, है ना। ऐसे चेक कर लो, y बराबर 5 - 2 × 1 बटे 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 में से 2 जाएगा, 3/3, ये भी 1 ही आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, अगर यहाँ पर कोई और वैल्यू ले लें, ठीक है, जैसे यहाँ पर हम अगर 0 ले लें तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5/3। ठीक है, क्या आ जाएगा, 5/3। तो ये एक भिन्नात्मक संख्या आ गई है, कोई बात नहीं, इसे हम आगे चेक कर लेंगे। ठीक है, अब अगर यहाँ पर क्या ले लें, -1 ले लें, -1 ले लें या 2, यहाँ पर चलो 2 ले लो, 2 ले लोगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, तो 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3। यहाँ पर एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आ गया है। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं,
ये दो बिंदु मिलेंगे 1 और 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, और ये 5/2 आ रहा है, 5/3 ऐसा आ रहा है, और इसके लिए क्या आ जाएगा 2 और 1/3, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से हम समीकरण 2 से भी चेक करेंगे। तो समीकरण 2 से एक ऐसा ही बॉक्स हम समीकरण 2 के लिए भी बनाएंगे, चाहे तो आप यहाँ पर कर लीजिए। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या कहता है, उसके लिए भी ऐसा ही हम एक चार्ट बनाएंगे, और इसमें एक साइड में क्या लिखेंगे x और इसमें y। तो y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ ऐसे बनाएंगे। पहले देखिए x हम यहाँ ले रहे हैं, अगर y ज्ञात करना चाह रहे हैं तो 2y को उधर भेज दें, फिर उसके बाद 2 को इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये हमारा बन जाएगा x + 4, और 2 इधर भेजेंगे तो बटे 2 हो जाएगा। क्लियर यहाँ पर। अब देखो, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 0 लूँगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, तो 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा, 4/2 का 2 हो जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू 2 ले लूँ तो 4 2 6/2 तो 3 आ जाएगा। ठीक है, और अगर ऐसे x की वैल्यू मैं 4 ले लूँ, अगर 4 ले लूँगा या फिर -2 ले लूँ, ऐसा कर दो, -2 ले लो तो -2 और +4 2 आ जाएगा, 2/2 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास इतने बिंदु आएंगे, 0 2, और यहाँ पर क्या आएगा 2 3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा -2 और 1 आ जाएगा। तो ये 3 बिंदु हो जाएंगे। तो पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे, कार्तीय तल, ऐसे एक x एक्सिस और एक y एक्सिस बना लेंगे। ये x एक्सिस होगा, ax डैश होगा निगेटिव के लिए, ये y और इधर y डैश डैश कहिए, या फिर ये x पॉजिटिव की दिशा है और ये माइनस की दिशा, ये पॉजिटिव की दिशा, ये निगेटिव की दिशा होगी। अब आप देखो, इसमें क्या करते हैं हम, नंबरिंग करते हैं। यहाँ पर 0 पॉइंट होता है, इसके बाद 1 2 3 4 5 6, और ऐसे ही ऊपर भी 1 2 3 4 5 यहाँ पर ले लेंगे, 1 2 3 4 5 ले लें, ऐसे ही 1 2 3 4 और 5। तो ये प्लस में होगा 1 2 3 4 5 और 6, और इधर भी ये प्लस 1 2 3 4 और यहाँ पर 5, ये -1 -2 -3 -4 -5, और ऐसे ही -1 -2 -3 -4 -5, और यहाँ पर चाहें तो -6 भी डाल सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसमें आप पहले इक्वेशन से बनाएं। 1 1 कहाँ पर होगा, ये दोनों ही पॉजिटिव हैं। पहले ये x की वैल्यू है और ये y, हमेशा x की वैल्यू पहले रहेगी, y की वैल्यू बाद में। तो x की तरफ 1 पॉजिटिव है, पॉजिटिव की दिशा में जाएंगे, और y भी 1 है पॉजिटिव, तो ये यहाँ पर जाएगा। इन दोनों को अगर ऐसे आगे बढ़ा दें तो ये कहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर। तो इसे मैं 1 1 पॉइंट कह सकता हूँ। ठीक है, ऐसे ही 0 और 5/2, 0 x है तो x की तरह 0 यहीं पर रहेगा, और 5/3, 5/3 है, यहाँ पर कोई भिन्नात्मक संख्या नहीं बनी हुई है। तो इसके लिए क्या करें, हम यहाँ 5 में 3 का भाग दे लें। 5 में 3 का भाग देंगे तो कै बार जाएगा, एक बार। 3 1 3, 2 बचा, 10 बढ़ाएँ 20, 3 6 18, फिर 3 6 18, 1.66 करके आ रहा है। यानी x y की तरफ 1 से 1.6 का मतलब क्या है, 1 के बाद 6 पॉइंट, यानी आधे से थोड़ा सा दूर यहाँ पर कहीं पर पॉइंट आएगा। तो यहाँ पर बिंदु हमें मिल जाएगा ये 0 का, और ये 5/3 का लिख लो, चाहे 1.66 का हो जाए, समझ में आ जाएगा इस तरह से। अब इसके बाद देखो क्या करेंगे, इस तरह से पता चल गया यहाँ पर कहीं पर ये बिंदु आएगा, और अगला बिंदु 2 है x की तरफ, तो यहाँ पर 2 बढ़ा लें। इसी तरह से अगला क्या आएगा, 1/1 क्या है, 1/3 है, तो 1/3 कैसे आएगा, 1 में 3 का डिवाइड कर लें, पॉइंट जाए 0, 3 3 जा 9, 1 फिर से 0, 3 3 जा 9, यानी ये 33 आ रहा है, 0.33। तो 0.3 का मतलब आधे से भी कम है, तो वो आधे से थोड़ा सा नीचे ही रहेगा, यहाँ तक मान लें। तो ये बिंदु यहाँ पर कहीं पर मिलेगा। ठीक है, तो इस बिंदु को हम क्या मान सकते हैं, 2 और 1/3 ऐसा कह लें। और इन तीनों बिंदुओं को अगर ऐसे आपस में मिलाएं तो इस तरह से एक सीधी लाइन देंगे, और हमने कहा भी है कि एक
रैखिक समीकरण है, तो जो भी ये समीकरण बनेगा हमेशा एक रेखा पर ही दिखाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास दूसरे इक्वेशन के लिए नंबर कैसे, दूसरी लाइन कैसे बनेगी, जो इस एक्सप्रेशन से बनेगा। तो पहले 0 2 है, x की तरफ क्या है 0 और 2 y की तरफ, 0 और 2 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 0 और 2, ये हमारा बिंदु बन जाएगा। चाहे तो हम इसे इधर भी लिख लें 0 और 2, ये यहाँ पर के लिए है। उसके बाद 2 3 है, तो 2 x की तरफ और 3 y की तरफ, तो यहाँ पर कहीं पर ये बिंदु मैच करेंगे आपस में। तो ये हमने खींचना नहीं है, बस ऐसे बिंदु देखने के लिए करना है 2 3। उसके बाद क्या है -2 और 1, -2 किधर है x की तरफ, तो -2 यहाँ पर है और एक पॉजिटिव y की तरफ है यहाँ पर। तो ये दोनों अगर आपस में मिला के बढ़ाएँ तो यहाँ पर कहीं बिंदु मैच करेगा ऐसे, तो यहाँ पर आ जाएगा -2 और 1। अब अगर इन तीनों बिंदुओं को हम मिलाना चाहें तो ये भी क्या करेंगे, एक लीनियर इक्वेशन ही बनाएंगे। चेक कर लो, ऐसे ही बनेगा ना। तो इस तरह से हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशन आए और एक दूसरे को क्या कर रही हैं, ये काट रही हैं ना। वैसे भी हमने पहले भी बता दिया कि प्रतिच्छेद कर रही हैं। अब यहाँ पर ये पॉइंट आ रहा है, अब यहाँ का एक्सप्रेशन जो होगा वो x की तरफ यहाँ और y का इस डायरेक्शन में, 2 से थोड़ा सा नीचे, यहाँ पर जो बिंदु आएगा वो आंसर हमारा हो जाएगा। हमारा आंसर भी यहाँ मिल सकता है x और y का, और इससे हम देख सकते हैं कि ये दोनों लाइनें क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इस चैप्टर के 3.1 के इंट्रोडक्शन को समझ सकते हैं। इसी तरह के हमारे पास एक्सप्रेशन आएंगे। तो आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं।